तो भरत, मैंने पूछना था कि जैसे सैलरी के साथ साथ और क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में जॉब के। जैसे हमने आईआईटी में काम किया था, जब मॉब को हम लिंकर बनाते थे, तो वो भी तुम बनाते हो यहाँ पर लिंकर वगैरह, ऑर्गेनिक लिंकर। लिंक। तो मास्टर से पीछे नीचे ग्रेजुएशन, ओनली ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ पास, उनके लिए भी कुछ है या नहीं? हाँ, उनके लिए कॉन्ट्रैक्टरल जॉब, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके पास जॉब होती है, जैसे जुबिलेंट के पास कॉन्ट्रैक्टर है। सो इज देयर एनी हार्श रियलिटी ऑफ डूइंग इंडस्ट्री जॉब, और सब ठीक है, सब बढ़िया है यहाँ पर इंडस्ट्री में? तो पीएचडी के बाद यहाँ पर क्या पे स्केल, सैलरी मंथली कितना देते हैं ये? जितने भी स्टूडेंट जो मास्टर्स कर रहे हैं उनको अपने जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उन पर फोकस करना चाहिए, और साथ साथ अपने जो बेसिक है वो कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए ड्यूरिंग, अगर आपका इंटरव्यू होता है तो। बेसिक ऑर्गेनिक। तो अभी जो स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो उनके लिए कोई सजेशन कि किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? सो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे मिस्टर भरत के साथ। मिस्टर भरत अभी प्रेजेंट एज ए रिसर्च एसोसिएट जॉब कर रहे हैं जुबिलेंट कंपनी में, और गजरोला साइट में। तो मिस्टर भरत ने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो श्यामलाल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2022 में कंप्लीट की है। उसके बाद आईआईटी रोपड़ से मास्टर ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट की है 2024 में। एंड देन आफ्टर ही ज्वाइंड एज अ रिसर्च एसोसिएट इन जुबिलेंट कंपनी। तो आज हम जानेंगे मिस्टर भरत से कि कैसे मास्टर के बाद जो अपॉर्चुनिटी होती है, कि हमें पीएचडी करनी चाहिए या इंडस्ट्री में भी जाना चाहिए, ऑप्शन दोनों ही हैं। तो उसके बारे में आज सीखेंगे, देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है इंडस्ट्री में जाने का, और उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर कर रहे हैं अभी आईआईटी में या कहीं और भी किसी इंस्टीट्यूट में, तो ये प्लीज़ आप बने रहना मेरे साथ वीडियो में। आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा मैं, और डिस्कस करेंगे हम भरत के साथ उनका क्या एक्सपीरियंस रहा आईआईटी से अपनी इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए। तो भरत, वेलकम, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं कोशिश करूंगा कि आप अपनी जो जर्नी है प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डिस्कस करें, सो दैट कि उनको पता लगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए। तो मिस्टर भरत, लेट्स स्टार्ट। So, hi sir. हाय, First कैसे of हो? all, I would like to thank to you to give me this opportunity, and ओके, again to वेलकम। see you again on this platform. ओके ओके ओके, या इट्स गुड। मैं काफ़ी तो समय से सोच रहा था वैसे कि मैं पीएचडी स्टूडेंट जो हैं उनको लेकर आ रहा हूँ, तो मैं इंडस्ट्री का भी सोच रहा था कि जो स्टूडेंट जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं कुछ करूँ, और सो दैट कि उनको पता लगे कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं इंडस्ट्री में। तो मुझे ये जानना है कि जैसे आपने इंडस्ट्री में ज्वाइन किया आफ्टर व्हेन यू कम्प्लीटेड योर मास्टर इन आईआईटी रोपड़, तो आईआईटी के थ्रू आपकी प्लेसमेंट हुई है या आपने इंडिविजुअल आपने अप्लाई किया था वहाँ पर? नहीं सर, आईआईटी के थ्रू मेरी ये प्लेसमेंट नहीं हुई है, मैंने ये ऑफ कैंपस अप्लाई किया है। ऑफ कैंपस अप्लाई किया है? ओके। तो इसमें आप कंप्लीट थोड़ा बताएं हमें कि क्या क्राइटेरिया होता है इसमें अप्लाई करने का, कैसे आपने अप्लाई किया, और सीवी वगैरह आपने कैसे बनाया, और इसके अलावा कोई रिकमेंडेशन, जैसे कोई प्रोफेसर की रिकमेंडेशन या कुछ और आपने किया, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स अभी मास्टर्स कर रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया हो कि हम भी अप्रोच कर सकते हैं ऐसे इंडस्ट्री में जाने के लिए। ओके। तो सर, इंडस्ट्री का क्राइटेरिया ये है कि कॉलेज के लास्ट दिनों से ही, लास्ट सेमेस्टर से मैंने लिंक्डइन शुरू हम्म। कर दिया था। तो ओके लिंक्डइन ओके में यू विल सी अ नंबर ऑफ पोस्ट ऑन इंडस्ट्रीज। इफ यू फॉलो ओके। दैट पेज ना, देन यू विल सी अ हम्म नंबर ऑफ पोस्ट्स आर अवेलेबल। हम्म सो हम्म, यू हैव टू अप्लाई ऑन लिंक्डइन बेसिकली। और ओके। सीवी का ये था कि सीवी तो हमारा कॉलेज में जब प्लेसमेंट सीजन चल रहा था तो आई वाज क्लियर कि मुझे प्लेसमेंट लेनी है। टू बी हम्म। वेरी ऑनेस्ट, मुझे पीएचडी में आई वाज नॉट इंटरेस्टेड दैट मच। सो हम्म। मेरा क्लियर था, तो मैंने सीवी कॉलेज के प्लेटफॉर्म पे बनाया था। कॉलेज का जो फॉर्मेट मिलता है ना, हमें कॉलेज से एक फॉर्मेट मिलता है सीवी के लिए, तो उसी पे ओके मैंने सीवी बनाया था। और मैंने ओके वही इंडस्ट्रीज में भी अप्लाई किया था। ओके। और मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अप्लाई किया था, लास्ट सेमेस्टर से मैं कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहा था। ऐसा नहीं है हम्म। कि मैं एक दिन अप्लाई किया और मिल गया। हम्म तो हम्म, हम्म, मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गया था। ओके। आपको पता ही होगा, मेरे को हम्म। इंस्टीट्यूशंस में प्लेसमेंट मिला हाँ, था। वो मिला था तुम्हें, हाँ, फिर ओके ओके, आफ्टर हाँ। दैट। तो उसके बाद मैं वहाँ पे गया। तब तक मुझे हम्म इंडस्ट्री नहीं मिली थी। वैसे मैं ओके। इंडस्ट्री ही चाह रहा था स्टार्टिंग से ही। मुझे थोड़ा हम्म इंटरेस्ट था इंडस्ट्री में, मुझे थोड़ा ग्रोथ लगता था, पहले से मैंने देखा हुआ है थोड़ा।
हम्म। तो एजुकेशन इंडस्ट्री का मुझे नहीं पता था, कोचिंग इंडस्ट्री का, बट स्टिल आई हम्म गॉट प्लेसमेंट इन नारायणा इंस्टीट्यूट। तो मैं हम्म हैदराबाद गया उसके बाद, तो मैं तभी भी अप्लाई कर रहा था इंडस्ट्रीज में। हम्म, तो लिंक्डइन के थ्रू मुझे सक्सेस नहीं मिली। तब मैंने लिंक्डइन पे जुबिलेंट का पोस्ट देखा और मैंने जुबिलेंट की साइट पे जाके अप्लाई किया था। ओके तो आप जुबिलेंट की साइट पे जब जाओगे, ऐसे ही पीआई ओके है, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। अगर आपको लिंक्डइन, नौकरी.com या किसी और प्लेटफॉर्म से सक्सेस नहीं मिलती है, तो आप उनकी साइट पे जाके डायरेक्ट अपना सीवी अपलोड कर सकते हो, अपना डेटा वहाँ पे दे सकते हो एचआर को। दे ओके विल कॉल यू, इफ दे आर इंटरेस्टेड दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू। उसके ओके बाद अगला प्रोसेस शुरू होता है कॉल आने के बाद। ओके। Yes. तो फिर आपका जैसे इंटरव्यू हुआ तो उसमें इंटरव्यू कैसे, मतलब जो शॉर्टलिस्ट किया उन्होंने आपको, सिर्फ इंटरव्यू हुआ आपका और कुछ नहीं, उसके कोई रिटर्न एग्जाम या एक्चुअली कुछ ऐसा? मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि जिस पोस्ट पे मैं आया था उस पे हम्म कई इंटरव्यू हो चुके थे। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता कि एक बंदे को इंटरव्यू किया और वो सिलेक्ट हो गया। हम्म। बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, तो वो लोग 4 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, 4 या 5 लोगों को। उसको फिर हम्म। एक, सबसे पहले मैनेजर लेवल पे जो आपकी रिपोर्टिंग मैनेजर रहेगा वो आपका इंटरव्यू लेता है। ओके। उसके ऊपर आपके मैनेजर का भी, जो मैनेजर है मीन सीनियर मैनेजर, हम्म। वो आपका इंटरव्यू लेता है। उसके ओके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका इंटरव्यू लेता है। ओके। ऐसा तो हर जगह होता है। 2-3 इंटरव्यू फिर होते हैं? हाँ, जनरली 2-3 होते हैं, लेकिन अगर कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं है, सपोज कीजिए एचओडी अभी पोजीशन खाली है आपके डिपार्टमेंट में, तो आपका हम्म। इंटरव्यू 2 ही स्टेज तक होगा, क्योंकि एचओडी अवेलेबल नहीं है अभी। ओके। तो आपने शुरू से यही सोचा था पहले कि मुझे पीएचडी नहीं करनी, मुझे इंडस्ट्री में जाना है? सर, मैं आईआईटी की प्रिपरेशन ही मैंने ये सोच के किया था कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए। मुझे पीएचडी का उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे फैमिली ओके बैकग्राउंड पीएचडी में मतलब कोई है नहीं है सच। तो मुझे ओके। ग्रोथ का कुछ पता नहीं था। अभी भी अब आइडिया है, क्योंकि मैं वहां रह के आया हूँ। हम्म। लेकिन मेरा पीएचडी में इंटरेस्ट था ही नहीं, मतलब इसीलिए मैंने जॉब प्रेफर किया। आई अच्छा वॉज अच्छा। लुकिंग फ्रॉम द लास्ट सेमेस्टर ओनली, यू कैन ओके से ओके। फ्रॉम तो इसमें जैसे आपने अप्लाई किया, अभी जैसे आप यहाँ पर जॉब कर रहे हो, तो आप तो जैसे जी सपोज करो आपने आईआईटी से मास्टर की तो आप गए वहाँ पर, तो आईआईटी के अलावा भी स्टूडेंट्स हैं जो है वहाँ पर, जो जी सर। एम्प्लॉई जो जी, अनदर यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज से हैं ऐसे? सरप्राइजिंगली आईआईटी से कम है यहाँ पे। ओके। बेसिकली आर एंड डी में आईआईटी से कुछ ही लोग हैं। बाकी इंडस्ट्रीज में आईआईटी से लोग ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा हैं भी, ऐसा नहीं है। लेकिन आईआईटीज वाले लोग ज़्यादातर पीएचडी में ज़्यादा मैंने देखा है। कंपैरेटिवली लोग इंडस्ट्री में कम है, पीएचडी में ज़्यादा है। वो पीएचडी के बाद आते हैं इंडस्ट्री में, मास्टर्स के बाद अब मैंने कम रेशो देखा है। ओके, सो वंस दे completed their PhD, आफ्टर दैट दे ज्वाइन इंडस्ट्री। यस। तो यहाँ पर जैसे कोई वो होता है कि जैसे आईआईटी या अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहाँ से कोई स्टूडेंट अगर आता है वहाँ पर, तो उनको कोई प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू जो सिंपल यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से भी आता है? कुछ बेनिफिट होता है उसका? प्रेफरेंस भी दी जाती है सर, सैलरी पैकेज भी चेंज होता है, एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होती हैं, सारी चीज़ें होती ओके हैं। ओके। इफ यू आर फ्रॉम आईआईटी देन दे विल एक्सपेक्ट मोर एंड मोर तो सैलरी इन स्केल टर्म्स ऑफ वगैरह अगर रिजल्ट। देखा जाए तो फिर उसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो सिंपल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आ रहा है वहाँ पर? नो, इंक्रीमेंट इज अ डिफरेंट थिंग ना। इंक्रीमेंट हम्म। आपकी परफॉर्मेंस पे होता है। अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी वाला भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इंक्रीमेंट तो वो भी लेगा। बट स्टार्टिंग ओके। पैकेज, इफ यू आर हम्म कमिंग फ्रॉम आईआईटी ना, देन योर हम्म। स्टार्टिंग पैकेज विल बी हाई कंपैरेटिवली। ऐसा तो नहीं है कि बहुत इफ ज्यादा डिफरेंस रहेगा, बट कंपैरेटिवली यू विल गेट अ हाई पैकेज। सो इफ वी टॉक अबाउट सैलरी पैकेज, तो मंथली अगर बात करें तो 40 to 50,000 और मोर देन दैट और लेस देन दैट? More than, I think 50 plus. You will go, 50 you प्लस? will get after MSc 50 plus, and ओके। 80 plus after PhD. 70 to 80 plus after PhD. अब तो आफ्टर पीएचडी स्कोप ज़्यादा है या बिफोर पीएचडी? I think after PhD scope is more, because you are not restricted to any degree at that time. There is no requirement ओके of postdoc to get a higher ओके position, because to ओके get higher position PhD is necessary in industry. ओके ओके Without ओके। doctorate you are not able to grab that position, that VP or senior manager हायर like. हायर
हाँ, वो मैं अभी धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। अगर हम या तो बेसिकली जो तुम्हारा प्रोफाइल है यहाँ पर, जो जॉब प्रोफाइल है, क्या वहाँ पर जो तुम कोई मेडिसिन या मेडिसिनल केमिस्ट्री है या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हो या कोई कैटलिस्ट वगैरह तैयार करते हो वहाँ पर? सर सभी चीजें होती है, कैटलिस्ट का लैब अलग है। और जैसे ओके। डिपार्टमेंट्स बेसिकली हम्म। लाइक फाइन केमिकल्स डिपार्टमेंट अलग है। आई एम इन द ओके। फाइन केमिकल डिपार्टमेंट्स। एंड ओके। एसिटाइल लैब अलग है और कैटलिस्ट लैब अलग है। तो जहाँ पर ओके। कैटलिस्ट प्रिपेयर होते हैं वहाँ पे उनके जैसे साइंटिस्ट काम करते हैं। जो फाइन हम्म। केमिकल्स हैं वो पूरा केमिकल से रिलेटेड होता है। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम्म। मेडिकल फार्मा इंडस्ट्रीज बेसिकली, सपोज फार्मा इंडस्ट्री को कोई केमिकल चाहिए टू मेक सम मोलिक्यूल और मेडिसिन हम्म। फॉर्मुलेशन करते हैं फार्मा में। तो उनको कोई केमिकल रिक्वायरमेंट है तो वो हमारी जैसी केमिकल इंडस्ट्रीज को टेंडर देते हैं बेसिकली। आई शुड टेल अ हम्म। टेंडर। तो वो हमें बताते हैं कि हमें इस मॉलिक्यूल की नीड है बल्क ओके। बेसिस में। तो हम उसकी बेसिकली दो तरह की लैब होती हैं, प्रोसेस लैब और एक न्यू प्रोडक्ट केवल स्मॉल स्केल, जो केवल नया प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोसेस ही नया करते हैं। अब प्रोसेस लैब में ओके। वो होता है जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल डेवलप्ड है, उसका प्रोसेस चेंज करते हैं, उसकी कॉस्टिंग कम करते हैं, उसमें हजार्डस केमिकल अगर यूज हो रहे हैं तो उनको रिड्यूस करते हैं। बस ओके। प्रोसेस चेंज करते हैं, मॉलिक्यूल इज ऑलरेडी रिपोर्टेड। ओके। तो तुम अभी वहाँ पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वगैरह, वो जो जहाँ जो फार्मास्यूटिकल में यूज़ होता है, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, आप वो सिंथेसाइज करते हो वहाँ पर हैं? नॉट ओनली फार्मा, कॉस्मेटिक्स ऑल्सो, कॉस्मेटिक्स में भी यूज होते ओके। हैं। ओके। ओके। और फूड्स ओके। ओके। में, फूड इंडस्ट्री भी यूज होते हैं, तो डिपेंड्स। तो आपका काम है सिर्फ मटेरियल को बनाना, और कैरेक्टराइजेशन आप लोग करते हो या कोई अलग वो ब्रांच है कोई कैरेक्टराइजेशन के लिए? नहीं नहीं, देयर इज अनदर डिपार्टमेंट, एनालिटिकल डिपार्टमेंट। हमें मॉलिक्यूल बनाना है, हमें रिएक्शंस लगानी है, मटेरियल जनरेट करना है, उसको एनालाइज ओके। करेगा एनालिटिकल डिपार्टमेंट। तो जैसे रिएक्शन लगाते हो तो पहले वही स्मॉल स्केल पर लगाते होंगे चेक करने के लिए कि मटेरियल बन रहा है या नहीं बन रहा है, जो पहले से ही लार्ज स्केल पर लगाते हो जैसे हम नॉर्मल जो पर लैब में काम करते हैं? यहाँ का स्मॉल स्केल भी 100 ग्राम का बैच होता है, 100 ग्राम, 50 ओह ग्राम माय गॉड। दिस इज टू मच है। हाँ, ये फार्मा में कम होता है, मिलीग्राम्स में होता है फार्मा में, बट ये केमिकल हम्म। इंडस्ट्री है, यहाँ मिनिमम स्केल 50 ग्राम है। और ओके। मैक्सिमम तो जाता है और सर अगर दो सपोज के करो जी 50 ग्राम की 5 kg। रिएक्शन लगाई और रिएक्शन नहीं गई फिर? दूसरी रिएक्शन लगाएंगे, कुछ और रूट करेंगे। R&D है सर, कुछ भी करेंगे। ओके। तो वेस्टेज नहीं होती फिर नहीं, ज़्यादा अगर एक्चुअली सपोज यहाँ करो पे रिएक्शन नहीं गई? यहाँ रॉ मटेरियल्स की कमी नहीं है ना। आप सोच रहे हो कि 50 ग्राम की रिएक्शन लगाना तो रॉ मटेरियल इतना, यहाँ पे रॉ मटेरियल भी केजी में आता है। हाँ। करो आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया तो उसका जस्ट फिजिबिलिटी चेक करने के लिए यू विल गेट 2 kg और 1 kg RM। ओके। तो आप 50 ग्राम के कितने बैच लगा लोगे? फिजिबिलिटी चेक करने के लिए यू विल गेट अ 10 बैचेज रॉ मटेरियल। तो जैसे जो मेरा जो पर्सनल क्वेश्चन है मेरे ऐसे दिमाग में था, जैसे मैंने मास्टर्स की, अभी पीएचडी की मैंने, तो मेरा जो काम था वो कैटलिस्ट पर काम था, है ना? ऑर्गेनिक थोड़ा यस है सर, मेरा, जैसे तुमने जैसे मेरे अंडर काम किया था प्रोजेक्ट में, कोफ मोफ हम बनाते थे वहाँ पर। मेरा तो भी था जो सर। और अदर ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री वाले हैं, तो उनके लिए भी जैसे, और जो फिजिकल केमिस्ट्री है उनके लिए भी इंडस्ट्री में जॉब होती है या नहीं होती, या सिर्फ ऑर्गेनिक वाले ही जाते हैं वहाँ पर इंडस्ट्री में जॉब के लिए, या उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाती है इंडस्ट्री में? मेरे अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों को प्रेफरेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट उनको इजी पड़ता है काम करना एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट। वो सारी ओके। टेक्निक सीख लेते हैं जो वहाँ पे जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे सपोज कीजिए आप कैटलिस्ट लैब में हो तो कैटलिस्ट वाला जो हम्म। बंदा काम करके आ चुका होगा उसको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा ना कि उसका पहले से एक्सपीरियंस है। अब कंप्यूटेशनल केमिस्ट को हम नॉर्मल लैब में ले जाए तो उसको काम नहीं होगा। काम भले ही सीख ले वो बाद में, लेकिन ऐसा कोई हम्म। क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी पीएचडी ऑर्गेनिक से ही होनी चाहिए या फिजिकल से ही होनी चाहिए। आप किसी से भी फिजिकल स्ट्रीम से हो सकते हो, आपको हम्म। हायर किया जाएगा। लेकिन आपको काम करने में कितना ज़्यादा कंपैटिबिलिटी मिलती है वहाँ पे, वो आपके हम्म। बैकग्राउंड एक्सपीरियंस पे काम करेगा। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं वो इजीली ग्रैब कर पाते हैं जल्दी, क्योंकि वो हम्म। कॉलम और ये टीएलसी और ये सब मतलब डिस्टिलेशन टाइप, ये सब आइसोलेशन टेक्निक्स वो पहले ही सीख चुके होते हैं। फिजिकल ओके। केमिस्ट्री वाला उतना नहीं कर पाता ना, तो इसीलिए उसको ओके। बाद में सीखना पड़ता है। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री वाले हैं, वो थ्योरेटिकल केमिस्ट जो होते हैं, उनके लिए क्या फिर जॉब का क्या प्रोफाइल होता है वहाँ पर, वो क्या काम करते हैं वहाँ पर
जैसे ऑर्गेनिक वाले चलो रिएक्शन लगा ली, कॉलम वगैरह करके मटेरियल नहीं सर, सिंथेसाइज कर लिया। का, काम तो सेम है, रिएक्शंस ही लगानी है, प्रोजेक्ट्स ही निकालने हैं। डिपेंड हैं। करता है आप किस तरह की लैब में हो। सपोज कि आप कैटलिस्ट वाली लैब में हो, तो आपका हम्म। बैकग्राउंड अगर कैटलिस्ट से, तो वो आपको हायर कर लेंगे कैटलिस्ट में। और ओके। अगर आप गलती से किसी केमिकल्स लैब में चले जाते हो, तो आपको फिर वहाँ सीखना पड़ता है। ओके। ऐसा कोई डीमोटिवेट नहीं करता कि आपका तो ये है, आपका तो वो है, मतलब ये हम्म। मैं काफी फ्रैंकली बता तो रहा हूँ। तो नहीं, मैंने ऐसा कोई डीमोटिवेट ऐसे, नहीं करता है। हाँ मेरे भी पहले मुझे भी नहीं पता था, जो थिंकिंग पहले मैंने जो जितना सुना है अपने फ्रेंड सर्कल में, यही बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिक में पीएचडी या मास्टर्स करते हैं उन्हीं को इंडस्ट्री में जॉब मिलती है। जो बाकी बंदे हैं उनको इंडस्ट्री हायर नहीं करती या उनको उनकी जॉब देते नहीं है वो। तो मेरा ये डाउट था कि उनके लिए भी कोई ऑप्शन होता है या नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ऑप्शंस लगा। तो हैं, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है इजीली जल्दी ग्रैब कर लेता है ना उन चीजों को, तो वो अच्छा माना हम्म। जाता है वहाँ पे। अब आपको अगर कॉफ में ओके। जॉब मिल जाए, तो आप तो हाँ बहुत हाँ जल्दी ग्रैब कर लोगे ना चीजें, वहीं पे हाँ हाँ ऑर्गेनिक में हाँ। नहीं कर पाओगे। मटेरियल, तो हाँ वैसा अगर ही सीन। मटेरियल सिंथेसिस है उस पर होगा तो वो फिर। हाँ, आप अपनी एक्सपर्टीज लगाओगे उसमें। अब आपको हम्म। वही ऑर्गेनिक के कॉलम करने हैं, तो हमें सीखना पड़ेगा फिर। हम्म। तो इतना ओके। एडवांटेज होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। सबको हायर कर सकते हैं। मैंने पूछा भी है यहाँ पे कि इज दिस ओके। नेसेसरी टू बी ऑर्गेनिक केमिस्ट ओनली ना आफ्टर पीएचडी। तो ऐसा उसका हम्म। आंसर नो था, कि हम किसी भी ओनली पीएचडी होल्डर होना चाहिए। ओके। तो वैसे आईआईटी रोपड़ में भी प्लेसमेंट हुई थी इस कंपनी की, आते थे वहां पर ये? हाँ सर, कंपनी आती थी आईटी रोपड़ में, एसआरएफ आई थी। एसआरएफ इज ऑल्सो बिग कंपनी बेसिकली, सन सन एमएनसी है। ओके ओके ओके। सन एसआरएफ है, एसआरएफ लिमिटेड। ओके अच्छा, एसआरएफ एसआरएफ लिमिटेड में डिफरेंट है। एसआरएफ का हमारा इंटरव्यू लेट हो गया था, हम पास आउट हो गए थे, बट उन्होंने इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराया था। मे भी कोई रीजन था, मुझे आइडिया नहीं है, बट हुआ ओके नहीं था इंटरव्यू। ओके ओके एसआरएफ ओके। भी हर साल आती है आईआईटी रोपड़ में, आईआईटी रोपड़ में। जुबिलेंट नहीं आती। तो जैसे तुमने वहाँ पर जैसे आईआईटी रोपड़ में काम किया, तो जो आईआईटी है या और चलो, तो अभी जैसे तुम्हें आईआईटी का एक्सपीरियंस है, वहाँ पर जो रिसर्च होती है और अभी तुम इंडस्ट्री में कर रहे हो, तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, है ना दोनों में? वहाँ पर अलग तरीके से सर्च करते हुए, वहाँ पर हम सिर्फ क्या है कि लैब में काम कर रहे हैं, यहाँ पर तुम क्या है कि इंडस्ट्री स्केल पर काम कर रहे हो। तो कौन सी चीज़ें जो आपने आईआईटी में सीखी और जिसकी वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छा हुआ कि हाँ यार ये मुझे चीज़ आती थी, तो यहाँ पर मेरा बढ़िया हो रहा है अब, तो मतलब ईजी चल रहा है काम, ऐसा कुछ? रिएक्शन लगाना और डेटा मैनेज करना, हम्म। लैब में टाइम स्पेंड करना। लैब में, हाँ, लैब में टाइम नहीं निकलता है लोगों का ना इसमें। हम आईआईटीज में लैब में टाइम स्पेंड करना भी सीख चुके हैं बहुत ज्यादा। हम्म और रिएक्शंस को किस तरीके से लगाना है, हमें किस स्केल पे मेजरिंग चीजों को मेजर करना भी एक टेक्निकल लोग बेसिकली हम हम्म मेजर भी नहीं कर पाते कभी कभी ना। 1 मिलीग्राम और हम्म 1 ग्राम यहाँ पे तो अभी नहीं होता, इंडस्ट्री स्केल पे तो उतना डिफरेंस नहीं आता। हम्म लेकिन हम्म, हम्म। हमने वहां पे सीखा है, तो वो यहाँ पे भी मैं उसी तरीके से करता हूँ, तो वो काम आता है। तो वो और बेनिफिट डेटा हो रहा है। डेटा मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। वहां पे हम खुद ही करते हैं सब कुछ डेटा मैनेज। यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे ओके एनालिटिकल, हमें रिएक्शन लगानी है, हमें सैंपल सबमिट करना है। तो वहां पे क्या था, ओके हमें ही रिजल्ट लाना है, हमें ही इंटरप्रेट करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको एनएमआर ऑलरेडी इंटरप्रेटेड मिलेगा, ओके। उसका प्रेडिक्टेड तो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, सब कुछ मिलता है। तो आपका मेन काम है बस रिएक्शन लगानी, और बंदा जो एनालिटिक डिपार्टमेंट में, वो उसको एनालाइज करेगा बना है या नहीं बना। वो बताएगा कि इसमें ये बन रहा है, हमें वो इम्प्यूरिटी आइडेंटिफाई करनी है। अगर वो हमारा स्पेसिफिक, बेसिकली यहाँ पे स्पेक होता है कस्टमर का स्पेक। स्पेक मतलब हम्म जिस क्वालिटी का कस्टमर को मटेरियल चाहिए होता है, हमें उस हम्म स्पेसिफिकेशन का मटेरियल बनाना होता है। तो हमें अगर उस स्पेसिफिकेशन को बनाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई इम्प्यूरिटी प्रॉब्लम कर रही है, तो हमारा काम हम्म है एज अ केमिस्ट उसको निकालना। हम्म। हमें तो मटेरियल जैसे हमने आईआईटी में काम किया था, जब मोव कोप के हम लिंकर बनाते थे, तो वो भी तुम बनाते हो यहाँ पर लिंकर वगैरह, ऑर्गेनिक लिंकर्स? लिंकर्स तो सर हम कॉफ के लिए बनाते थे ना, वो भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन ही है ना। यहाँ पर भी हम, यहाँ पे हम दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर कुछ और आई कांट बनाते हो मल्टी? रिवील माई प्रोडक्ट्स या बेसिकली ना, इट्स ओके, इट्स इंडस्ट्री। फाइन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो हम बीएलडी फार्मा हो गया, या और जो कंपनियां हैं जो हम जिनसे हम ऑर्डर करते थे, उनके ऑर्डर आते हैं आपके पास कि हमें ये मॉलिक्यूल चाहिए, ये बना कर दो हमें? हाँ, ओके आते हैं हमारे पास। बीएलडी का नहीं आता है, लेकिन बाकी कंपनीज का आता है। हम बीएलडी से भी लेते हैं। और अगर बीएलडी को ओके हमसे ओके। रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमसे भी लेता है। ऐसा नहीं है, बाकी इंडस्ट्रीज से भी आता है हमारा। अच्छा अच्छा।
ठीक जैसे ठीक ठीक। जुबिलेंट है, जुबिलेंट हाँ हाँ अभी जुबिलेंट। डाइकिटीन और इसमें थोड़ा एक्सपर्टीज है इनका, तो इससे रिलेटेड जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली ये हम्म। काम बिजनेस का है। बिजनेस हमें बिजनेस ला के देता है, मतलब काम ला के देता है, हमें काम हम्म। करना होता है। तो इंडस्ट्री ओके। में और इंस्टीट्यूट्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे हम इंस्टीट्यूट्स में गाइड्स हमें प्रोजेक्ट ला के देते हैं, हम्म। यहाँ पे गाइड का जगह बिजनेस आ गया है। बिजनेस डिपार्टमेंट हमें प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ला के देता है, हमारा काम है प्रोजेक्ट निकालना। एज अ रिसर्चर यू कैन से हम रिसर्चर्स ही हैं, बस ओके। प्रोसेस लैब है और R&D लैब है वहाँ पर इंस्टीट्यूट में। तो ये डिफरेंस है। ओके। तो यहाँ पर जैसे इंडस्ट्री पीएचडी करवाती है तो वो भी सीन है यहाँ पर कुछ या नहीं? हाँ, जुबिलेंट में नहीं है, बाकी कुछ इंडस्ट्रीज करवाती हैं, बाकी में है जुबिलेंट ना? नहीं करवाती। ओके। टीआई में है। तो यहाँ पर इंटर्नशिप वगैरह भी करवाते हैं ये बच्चों को? इंटर्नशिप करवाते हैं, इंटर्नशिप होती है। होती है। इंटर्नशिप भी होती तो है, और बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट ट्रेनीज भी आते हैं प्लेसमेंट से, एमटीज भी आते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनीज। जब इंटर्नशिप के लिए आते हैं तो कुछ देते हैं ये कोई ऐसे स्टाइपेंड टाइप कोई सैलरी वगैरह जैसे 5-10 हज़ार कुछ स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइपेंड स्टाइपेंड मिलते हैं मिलता उनको है है? 10, वो कितने महीने अराउंड की टेन होती है थाउजेंड इंटर्नशिप? 10,000। इंटर्नशिप आई थिंक 6 मंथ टू 1 ईयर, 1 साल की होती क्या है आई थिंक। क्या क्राइटेरिया है उसका इंटर्नशिप लेने का? मतलब कि यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा या ये वैकेंसी निकालते हैं? नहीं, अप्लाई करना पड़ेगा जब वैकेंसी होती है तब। ओके, तो ये वैकेंसी निकालते हैं ये हैं? हाँ, ये वैकेंसी निकालते हैं, पेज पे निकालते हैं, अपनी साइट पे भी निकालते हैं, तो उसके लिए अप्लाई करना होता है। तो सपोज करो किसी बंदे ने इंटर्नशिप कर ली यहाँ पर, तो अगर बाद में यहाँ पर जॉब निकलते वो अप्लाई करता है तो उसके चांसेस होते हैं हायर होने के? हाँ, चांसेस होते हैं उसके, बिकॉज वो होते हैं पहले ही ना? लोगों को जान चुका रहता है। ये जितने भी स्टूडेंट हैं जो मास्टर कर रहे हैं तो आई थिंक उनके लिए ये बढ़िया है। तो जैसे इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं पहले, और सो दैट कि हम्म। उनको भी थोड़ा ट्रस्ट हो जाए कि ये बंदा सही काम कर रहा है, हैंडलिंग अच्छी है इसकी। तो बाद में जैसे जॉब वगैरह निकलती है तो वो उसको रख लेंगे, चांसेस ज़्यादा हैं उसके ना। सेफ्टी हम्म। पर्पज थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि हाई स्केल पे रिएक्शन होती है, तो सब चीजें देखना होता है, केमिकल्स है ना, क्योंकि ओके। इंस्टीट्यूट्स में तो उतना हाई स्केल पे रिएक्शन नहीं होती। हाँ वहाँ तो स्मॉल स्केल पर ही तो होती है इतनी उसमें ज़्यादा। थोड़ा कम सेफ्टी थोड़ा कम भी चलेगा, लेकिन इधर हम्म। सेफ्टी थोड़ा हाई रखना पड़ता है। तो अभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं, तो अगर सपोज करो उनको अप्लाई करना है, तो वो डायरेक्ट जो सन फार्मा जो जुबिलेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर अप्लाई करें, और जो लिंक्डइन पेज है वहां पर भी जाकर जो उनकी वैकेंसी आती है तो वहां पर अप्लाई कर आप सकते हैं कहीं वो। से भी अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन से भी अप्लाई हम्म। कर सकते हो और साइट से और भी। मुझे डायरेक्ट सक्सेस साइट नहीं से भी। मिला, वो बात अलग थी लिंक्डइन से, बाकियों को क्या हम्म। पता मिल जाए। हम्म। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई एडवाइस, जैसे सीवी के लिए बोलते हैं कि जैसे एकेडमिक सीवी डिफरेंट होता है, इंडस्ट्रियल सीवी जो होता है वो डिफरेंट होता है, कुछ एडवाइस या सिंपल जैसे हम सीवी बनाते हैं जो सारा बायोडाटा उसमें लिखते हैं, हम स्किल्स वगैरह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वगैरह जो तुम्हें आती है वो सारा कुछ लिखते हैं, वही मेंशन करना होता है उसमें? एडवाइस तो सर कुछ नहीं है, बस इंटरव्यू एक बार कंडक्ट होना चाहिए, और एडवाइस ये है कि एनालिटिकल पार्ट अपना स्ट्रांग रखना है। इवन यू आर हम्म। वर्किंग इन R&D लैब, नॉट इन एनालिटिकल डिपार्टमेंट, स्टिल यू हैव टू स्ट्रांग योर एनालिटिकल पार्ट। ओके। एनालिसिस पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और रिएक्शंस को लगाने का तरीका बेसिकली वो स्ट्रांग होना चाहिए, कि हम कैजुअलिटी में रिएक्शन ना लगाएं, क्योंकि हर ओके। चीज का रिकॉर्ड होता है। मुझे 1 साल में पता चला है, जैसे मैं काफी कैजुअल था स्टार्टिंग में कि रिएक्शन ही तो है, बट हम्म। उसका डेटा और उसका एनालिसिस पार्ट आपको बहुत केयरफुली करना है, और सब कुछ रखना भी केयरफुली है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्री में कभी भी कुछ भी मांग लिया जाए तो आप डॉक्यूमेंट्स, ऐसा ना हो कि आप ढूंढने जा रहे हैं या वो गलत हो गया था, यही हो गया था। ओके। तो डाटा वगैरह एनालिटिकल जितना भी चीजें है अपनी सारा स्टार्टिंग से, हाँ, कंपाइलेशन भी हैंडलिंग, आना चाहिए। हैंडलिंग सारा जितना भी डाटा है एनालाइज करना। और ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं या कोई जो बेसिक केमिस्ट्री पूछते होंगे, या आपने जो प्रोजेक्ट किया है ड्यूरिंग मास्टर्स में से कुछ पूछते हैं? मुझसे प्रोजेक्ट भी डिस्कस किया था, वैसे जनरली बेसिक केमिस्ट्री पूछते हैं, तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस पूछते हैं, और ओके। ऑर्गेनिक की एक दो रिएक्शंस, सपोज कीजिए सैंडमेयर रिएक्शंस पूछ ली, या मैनी की रिएक्शन पूछ लिया, कोई ओके। ऐसे रिएक्शंस भी मेन पूछ सकते हैं, और मेन जनरल रिएक्शन। टर्म भी पूछ सकते हैं, जनरल्स भी पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री। ओके। सपोज अमोनिया लीक हो गया तो आप क्या करोगे, ऐसा अगर किसी का प्रायर एक्सपीरियंस है तो। एक्सपीरियंस ओके ओके। बंदे का इंटरव्यू अलग होता है, फ्रेशर का अलग होता है। फ्रेशर्स का अलग होता है? फ्रेशर से ऑब्वियसली वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हाँ ना, इतना, एज और अ उनको इतनी मास्टर्स। नॉलेज भी नहीं होती ना उनको इतनी, अब जो मास्टर्स कर एक्सपीरियंस रहे हैं। बंदे को वो पूछेंगे कि तुमने पहली इंडस्ट्रीज में क्या किया है, इस पे कैसे हाँ। करते हैं काम।
इसको फ्लोरिनेशन कैसे करते हैं, क्लोरीनेशन में क्या कैसे सेटअप लगाते हैं। आपसे सेटअप भी पूछेंगे वो कि सेटअप कैसे लगाएंगे आप, क्लोरीनेशन का आप सेटअप कैसे लगाओगे, ओके, बेसिक क्योंकि उसका बेसिक। सेटअप में भी चीजें होती है ना, कहाँ पे हाँ हाँ ट्रैप हाँ। लगेगा, कहाँ हाँ, पर। जैसे सपोज करो कोई रिएक्शन वो अंडर नाइट्रोजन करनी है, श्लैंक लाइन जो होती है वो कैसे यूज़ करते हैं, सब कुछ पूरा सब हाँ हैंडलिंग कैसे वही, करते हैं वो चीज़। और जैसे एपरेटस यूज और जो करना है प्रॉपरली। ड्राई सॉल्वेंट्स होते हैं उनको कैसे हैंडल करते हो, ऐसे ड्राई या कैसे करना है वो भी। तो टीएलसी यहाँ भी पर बहुत सॉल्वेंट। ज्यादा, टीएलसी डेवलप भी करना होता है, टीएलसी भी पूछते हैं काफी ज्यादा। तो टीएलसी यहाँ पर वो जो रेडीमेड आती है वो वाली यूज़ करते हो या खुद बनाते हो तुम? नहीं सर, रेडीमेड ही यूज करते हैं। यहाँ पे तो पैसे की कमी नहीं है ना सर, हाँ, यहाँ अगर तो भर रेडीमेड भर के बनाने रखा बैठे फिर होता तो है। बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं, रेडीमेड नहीं, वो तो मैंने इंस्टीट्यूट में भी नहीं बनाई थी। तो सॉल्वेंट्स वगैरह जो ड्राई सॉल्वेंट्स होते हैं वो खुद करते हो या ऑर्डर ही करते हो ड्राई सॉल्वेंट्स भी? नहीं हम तो सर नहीं करते, वैसे कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। पर ऑर्डर ही कर हम्म लेते हैं सर। हमें हमें क्या है, हमारा जो मैनेजर होता है ना, हमें हम्म। उसको बताना होता है कि कि हमें ये वही जो बताता रिक्वायरमेंट है। है। हाँ तो अरेंज वही करते हैं, हमें बस काम करना होता है, क्योंकि मैनेज करने का काम उनका है ना। ओके। दे विल प्रोवाइड अस अ प्रोसेस, रॉ मटेरियल। हम्म रॉ मटेरियल अरेंज हमें करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो बताते हैं। हम्म। ठीक। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स जो मास्टर्स कर रहे हैं उनके उनको अपने जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उन पर फोकस करना चाहिए, और साथ साथ अपने जो बेसिक है वो कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए ड्यूरिंग, अगर आपका इंटरव्यू होता है तो। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं कहूंगा जीओसी, रिएजेंट्स और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स तो क्लियर होना चाहिए, और उसके हम्म बाद एनालिटिकल पार्ट, इतने से आई थिंक सो हो जाना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नेम रिएक्शन कर सकते हो, बेनिफिशियल हम्म होता है ऐसा, पर जज नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में से कोई जज नहीं करता है कि अगर आपने ये नहीं बताया तो आपका पहले हम्म वाले क्वेश्चंस को नलीफाई कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। बट आपको हम्म। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आनी चाहिए इफ यू आर अप्लाइंग इन फाइन केमिकल्स और सम अदर ऑर्गेनिक लैब। तो जैसे मास्टर हैं और अभी उसके बाद जैसे जो पीएचडी कर कर आते हैं मतलब, तो उनको भी सही यही जैसे तुम्हारी जैसे पोस्ट है, जैसे आ रहे हो तुम अभी, तो जो पीएचडी कर कर आएंगे उनको भी यही पोस्ट मिलेगी या कुछ डिफरेंट है, हाई लेवल की पोस्ट मिलेगी उनको? नहीं नहीं, पीएचडी वाले को असिस्टेंट मैनेजर मिलता है, आरएस, रिसर्च साइंटिस्ट। मेरे से दो प्रमोशन आगे, दो प्रमोशन, रिसर्च पहले साइंटिस्ट, ओके आरए ओके। होता है, फिर एसआरए होता है, फिर आरएस होता है। आरएस मतलब असिस्टेंट मैनेजर स्टार्ट हो जाता है, आरएस के ऊपर डेप्यूटी हम्म। मैनेजर, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट, एसआरएस। तो आपको आफ्टर पीएचडी, इट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू बेसिकली, ओके। आपको एसआरएस भी मिल सकता है, आपको आरएस भी मिल सकता है। रिसर्च साइंटिस्ट है और आर एस, आई थिंक आर एंड एस, आई थिंक मैंने भी। डिपेंड्स ऑल्सो ऑन योर एक्सपीरियंस। और जैसे सपोज करो मैंने पीएचडी किया हुई और मेरा 3 साल का पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर मैं अप्लाई करूँ तो? नहीं, पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता सर। ओह माय गॉड। मतलब इंडस्ट्री पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते वो लोग। मेरी लैब में भी है एक पोस्ट डॉक सर है, हाँ। ही डिड तो हिज पीएचडी फ्रॉम हाँ, लखनऊ एकेडमिक में करते एंड हैं काउंट ये, इंडस्ट्री यस। में। बट यार हम भी यहाँ रिसर्च ही कर रहे हैं, 3 साल की रिसर्च कर रहे हैं, ये काउंट काउंट क्यों नहीं करते ये? सर इंडस्ट्री का क्राइटेरिया है, वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस मानते हैं, हम्म उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं मानते हैं पीएचडी को। हम्म। पीएचडी वाला और पोस्ट डॉक वाले भी दोनों फ्रेशर ही कैंडिडेट आएंगे, सेम पैकेज पे ओके आएंगे। बाकी डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू, कंपनी को ओके। कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी, उनके हम्म। एक्सपीरियंस की। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, ऐसा नहीं है, पोजीशन भी मिलती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कंपनी को तो वो आपको कुछ भी देगी। अगर आपने उनको ऐसा इंटरव्यू या जो भी करके दिया है कि उनको लगा कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है हमें, तो सर ओके। वो आपको पैसा भी देंगे और पोजीशन भी देंगे। और अगर उनको लगा कि नॉर्मल ही है, काम ही करवाना है, वैसा है, तो फिर तो हाँ, नहीं होगा, फिर वो ऐसे ही बस जितना जो जितनी उनको देते हैं नॉर्मली उतनी बाकियों की देंगे फिर तरह तो। रहेगा, बाकियों की तरह हाँ। रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो जॉब तुम कर रहे हो जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है या ये कोई निकाल भी सकते हैं तुम्हें, या जब तक तुम जाना नहीं चाहते तब तक तुम रहो यहाँ पर? नहीं, जब तक मैं जाना नहीं चाहता तब तक मैं रह सकता हूँ। बेसिकली मैं कंपनी एम्प्लॉय हूँ, परमानेंट हूँ, कॉन्ट्रैक्टर में नहीं है। यहाँ पे कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो अलग लोग होते हैं। ओके। जैसे बीएससी वाले बच्चों को कॉन्ट्रैक्टर, हम जुबिलेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्टर साइन कर रखा है, उसको बोला हम्म। हुआ है कि हमें बीएससी वाले बंदे चाहिए इतनी सैलरी में, हाँ हाँ। तो वो कॉन्ट्रैक्टर बंदे लेके आता है, जुबिलेंट को देता है, तो हम्म, वो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर होते हैं। हम जुबिलेंट के एम्प्लॉय हैं, तो हम्म, बेसिकली परमानेंट एम्प्लॉय हैं,
कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पे आपको निकाला जा सकता है। अब सर, हाँ हाँ। टू बी वेरी फ्रैंक, कंपनी निकालना चाहे तो किसी भी बात पे निकाल सकती है, हमारी कंपनी थोड़ी ना है। लेकिन ऑन पेपर आपको और निकाला नहीं जा सकता। कुछ क्राइटेरिया है, कोई सेफ्टी हजार्ड आपने हाँ, कर दिया अगर है, कुछ गड़बड़ करो कोई तुम, वो है। मतलब मैं ऐसे बोल रहा था कि कॉस्ट जैसे वगैरह एकेडमी के में क्या सीन होता है में। कि हाँ हाँ, कुछ अगर कोई कुछ गलत काम करो या कुछ गड़बड़ कर दो, तो मे बी कुछ शायद उस। क्राइटेरिया है उसके, हाँ एचआर हाँ के हाँ, कुछ क्राइटेरिया है कि इनके बेस पे आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। किया जा सकता है। अदरवाइज परमानेंट एम्प्लॉय है। तो ये बढ़िया है वैसे यार, मतलब कि परमानेंट वो तो जॉब है, गवर्नमेंट कोई टेंशन नहीं है, बस वो सैलरी आ रही है, गवर्नमेंट में काम भी करो होता है बस। ना। है। गवर्नमेंट में भी होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो गवर्नमेंट में भी होते हैं ना, दैट यू आर नॉट। हाँ, वो तो हर जगह ही होती है। वही हम्म। सेम ऐसा यहीं पर है। बाकी आप प्राइवेट समझ लो सर, प्राइवेट ही है। नहीं, पर ये तो है ना कि अपनी जॉब तो सिक्योर है ना, कि कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम करो और जॉब सैलरी आती रहेगी सिक्योरिटी हर तो है। महीने। जॉब सिक्योरिटी तो है अभी यहाँ पे, अभी तक तो है। ऐसा नहीं हम्म। है, मैं नहीं कह सकता जॉब सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है लोग काफी काफी टाइम से हैं, लगभग लोगों ने 20-20 साल यहाँ पे निकाले हैं। मतलब जुबिलेंट में ही निकाले हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं दूसरी इंडस्ट्री में। पर इसी ऐसे भी कंपनी हैं में। जो जल्दी मूव कर देते हैं। हाँ, इसी कंपनी में। नहीं, जिसको तो बढ़िया है फिर। जैसा सही लगता है वो वैसे रुक जाता है। तो भरत, मैंने पूछना था कि जैसे सैलरी के साथ साथ और क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में जॉब के। इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ जैसे कोई मेडिकल इंश्योरेंस और अकोमोडेशन का। ये जो अकोमोडेशन है, ये इंडस्ट्री की तरफ से है या अपना पर्सनल है ये। हाँ, मैं अभी, ये रेजिडेंशियल कंपनी है जुबिलेंट का, जो गजरोला साइट है ना, ये हाँ हाँ। रेजिडेंशियल प्लांट है। तो मैं अभी ओके कंपनी के अकोमोडेशन में ही हूँ। इसका चार्जेस कटते हैं वैसे, वो आपकी सैलरी से ही कट हो जाते हैं। हॉस्टल भी है, 1 BHK भी है, 2 BHK भी है, 3 BHK भी है, डिपेंड्स ऑन योर लेवल। लेवल के ओके अकॉर्डिंग आपको रूम्स अलॉट होते हैं। जैसे मेरा A3 है, तो मुझे हम्म। 1 BHK तक अलाउड है। और ओके हॉस्टल भी अलाउड है, तो मैं अभी हॉस्टल में हूँ। तो वो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हो, 1 BHK लेते हो या हॉस्टल लेते हो। ओके। हॉस्टल में शेयरिंग भी होता है, सिंगल भी होता है। और बाकी मेडिकल इंश्योरेंस, आपका मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है आपको। पर्सनल हम्म। एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, लाइफ टाइम इंश्योरेंस मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, और आपके पेरेंट्स का भी मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। वो आपकी ओके। सैलरी, आपके CTC से ही कट होता है बेसिकली, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। हम्म। और PF भी कट होता ही है, आपको पता है। हाँ, ये तो काफ़ी अच्छी है कि मेडिकल इंश्योरेंस सारा कवर कर रहे हैं ये। और जैसे अगर हम प्रमोशन की बात करें, जैसे मास्टर स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर, जैसे अभी आ रहे हैं, तो इससे ऊपर है प्रमोशन कोई, या जो सिर्फ PhD करने के बाद ही प्रमोशन मिलेगी, जो डॉक्टर्स होते नहीं हैं। नहीं, मास्टर्स के बेस पे आप RA के बाद SRA जा सकते हो, सीनियर रिसर्च एसोसिएट। फिर RS जा सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट। पर फिर उस। SRS भी जा सकते हो आप, सीनियर हैं रिसर्च हैं। साइंटिस्ट, हम्म। डिप्टी मैनेजर तक। आफ्टर डिप्टी मैनेजर, टू बिकम अ ग्रुप लीडर, बेसिकली ग्रुप लीडर होता है मैनेजर। ओके उस पोजीशन पे PhD रिक्वायरमेंट होती है। ओके ओके ओके। तो मास्टर से पीछे नीचे ग्रेजुएशन, ओनली ग्रेजुएशन या 12th पास, उनके लिए भी कुछ है या नहीं। हाँ, उनके लिए कॉन्ट्रैक्टरल जॉब, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके पास जॉब होती है। जैसे जुबिलेंट के पास कॉन्ट्रैक्टर है। तो जो अच्छा। केमिस्ट होते हैं यहाँ पे, BSc वाले हम लेते हैं, जो सेटअप रेडी करते हैं या काम सीखते हैं, ट्रेनी केमिस्ट होते हैं वो लैब में। ट्रेनिंग केमिस्ट, तो वो ओके। हमारी हेल्प करते हैं बेसिकली। तो वो BSc के बेस पे उन्हें लिया जाता है। और जो 10th 12th के होते हैं, वो बंदे भी हम्म। हैं कॉन्ट्रैक्टर में, उनका अलग कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो वो हम्म। RBF, जो जैसे ग्लासवेयर्स होते हैं, उनको वॉशिंग करने में या साफ सफाई ओके। करने में, तो वो उनके अंडर आते हैं। तो मतलब जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो भी कर सकते हैं, तो उनको देते होंगे 15-20 हज़ार। 15, सिटी से हाँ, उनका 15 15 के बीस हजार आसपास रहता है। 15 और के जो सिंपल आसपास। यूनिवर्सिटी से सपोज कर कोई आता है यहाँ पर, जैसे RA पोजीशन के लिए, तो उनको फिर कितना देते हैं ये मंथली। नहीं, सिंपल यूनिवर्सिटी से अगर कोई फ्रेशर आ रहा है मास्टर्स, तो वो हम्म। सीधा RA पे नहीं आता है, वो TRA पे आता है। TRA। ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट। ओके ओके ओके। तो वो 1 साल की पहले ट्रेनिंग करता है वहीं पे। उसके ओके। बाद उसका कंफर्मेशन होता है। तो एक हाँ। साल या 1.5 साल या 2 साल बाद वो RA बन जाता है। 6 महीने का या 1 साल का कंफर्मेशन होता है, पहले ट्रेनी पीरियड होता है, उसके बाद कंपनी तुम्हें कंफर्मेशन लेटर देती है, दैट यू हम्म। आर कंफर्म्ड कंपनी एम्प्लॉय। वो अच्छा। आपके मैनेजर से डिस्कशन होके, आपके सीनियर मैनेजर से डिस्कस होके HR के पास जाता है। तब हम्म। आपके पास कंफर्मेशन लेटर आता है, आपको उस पर साइन करना होता है कि आप अग्री हो
आप कंफर्म हम्म। कर रहे हो कि आप कंपनी एम्प्लॉय बन गए हो प्रॉपर, आपका भी साइन जाता है उसमें, तो उसके बाद आपका कंफर्मेशन हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर क्या है वो वर्क टाइमिंग क्या है, जैसे मंडे से फ्राइडे या मंडे से सैटरडे है? मंडे टू सैटरडे अभी यहाँ पे। मंडे टू सैटरडे 9 to 5 यस, या? 9 to 5 बेसिकली शिफ्ट में भी काम होता है यहाँ पे, कंटिन्यूअस काम होता है, जैसे प्लांट है और R&D है। तो प्लांट ओके। में तो रेगुलर शिफ्ट में काम चलता है, वहाँ काम रुकता नहीं है ना, क्योंकि 24 घंटे काम चलता है। लेकिन R&D हम्म। में शिफ्ट लगती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। R&D में अच्छा। जनरल शिफ्ट चलती है 9 to 5:30, 9 to जिसमें 5:30। 40 मिनट्स का लंच होता है। संडे ऑफ होता है? और संडे ऑफ होता है, और अगर रिक्वायरमेंट होती है तो शिफ्ट्स लगती हैं, 3 शिफ्ट होती हैं, मॉर्निंग और आफ्टरनून और नाइट शिफ्ट। शिफ्ट हम्म। स्टार्ट होती है 6 बजे, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक। और ओके। सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होती है सुबह 2 बजे से रात को हम्म। 10 बजे तक, और नाइट स्टार्ट होती है 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। ओके। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइंटिस्ट को शिफ्ट अलॉट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जनरल शिफ्ट ही मिलेगी। अगर हम्म। कंपनी को रिक्वायरमेंट है या काम थोड़ा ज्यादा है, साइंटिस्ट की तो वो रिक्वायरमेंट है रात में, तो वो नाइट लगाएगा। तो तुम्हें पहले बोल देंगे कि हाँ भाई रात को जरूरी काम है तो तुम्हें शिफ्ट लगानी पड़ेगी। हम्म। तो तुम्हें शिफ्ट तो में आना मैंने है। 8 घंटे ही ड्यूटी करनी है, पर वो बहुत नाइट शिफ्ट बहुत रेयरली होती है। या तो हम्म। बी लग, जनरल लगती है, बस इतना ही होता है। तो प्रॉपर यहाँ पर लैब में फिर वो क्या बोलते हैं उसको, लैब कोट वगैरह पहन, ग्लव्स वगैरह पहन कर पूरी प्रिकॉशन के साथ काम करते होंगे, हाँ, वो है प्रोटोकॉल्स ना? फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ हमें पर लैब कोट सेफ्टी पहन के ऑफिसर वगैरह रहना होता होता है, होगा? चश्मा लगा, सेफ्टी गॉगल्स पहनने होते हैं, ग्लव्स पहनने होते हैं, सेफ्टी शूज भी पहनने होते हैं। सेफ्टी शूज़ भी हैं? हाँ, सेफ्टी शूज कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर वगैरह आता है देखने के लिए कुछ कि सारा हाँ, काम सही चल सेफ्टी रहा है? टीम है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है ना पूरा, तो वो आता है। चेक करने के लिए हैं? वो और जैसे प्लांट जो में भी जाते हैं R&D में। वेस्ट सॉल्वेंट वगैरह जो प्रोड्यूस होता है वो फिर ऐसे पर्टिकुलर ऐसे ड्रम वगैरह में रखते हो? हाँ, उसके लिए ऑर्गेनिक इफ्लुएंट और एक्वस इफ्लुएंट दोनों के ड्रम होते हैं। तो ऑर्गेनिक हम्म। इफ्लुएंट को भी और एक्वस इफ्लुएंट को भी हमें न्यूट्रल करके उसमें डालना होता है। सपोज ओके। कीजिए एसिडिक है, तो बेस से न्यूट्रल न्यूट्रल करके ही डालना होता है हमें। ऐसा नहीं है कि हम्म। हमने एसिड भी डाल दिया फिर बेस भी डाल दिया तो वो ड्रम में ही रिएक्शन हो गई, तो हाई स्केल पे रहता है, तो कभी ब्लास्ट ड्रम ही हो ना उड़ गया। जाए। हाँ, तो वहां पे सेफ्टी कंसर्न आ जाता है ना, तो जिस फिर वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट पकड़ा जाता है। ओके। मतलब सबका तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। आपको हाँ। इफ्लुएंट को डिस्कार्ड करने का भी एक प्रोसीजर होता है, वो मिलता है, ऐसा नहीं है मिलता नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो। हम्म। लेकिन आपको भी पता है न्यूट्रल करके ही डालना चाहिए। हाँ वो तो है। हाँ बस हमारे भी, वही जैसे है। मैं भी यहाँ पर है लैब में काम करते हैं, तो हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट सॉल्वेंट है वो अलग डालते हैं, एसिडिक सॉल्वेंट है जो एक्वस सॉल्वेंट है वो अलग डालते हैं, हम मिक्स नहीं करते हैं उनको। वही, यहाँ भी भाई बहुत सेफ्टी है, यहाँ पर तो हम कुछ डाल ही नहीं सकते सिंक में, और अच्छा भी है ये सेफ्टी वाइज। सिंक में यहाँ तो बहुत खैर नहीं प्रिकॉशन। डाल सकते, ये तो बात है। स्मेल भी बहुत हम्म। होती है ना। स्मेल बहुत होती है। तो मैंने पूछना था कि जैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह हम यूज़ करते हैं, जैसे ड्यूरिंग मास्टर हमने वहाँ पर नॉर्मली PXRD, UV, FTIR और प्रोटॉन NMR और मास वगैरह हम यूज़ करते थे वहाँ पर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर भी यही सेम टेक्निक ही ऑब्वियसली यूज़ करते होंगे या कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ये? नहीं, यहाँ पर भी यही सब है कैरेक्टराइजेशन के लिए, लेकिन हम यूज करते हैं, अब हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। हमें तो बस कमांड दे, बेसिकली आप मान लीजिए हमें बस कमांड देना है कि हमें इस कंपाउंड का NMR चाहिए, तो हम एनालिटिकल में हम्म। सैंपल सबमिट कर देते हैं, वो NMR करके हमें देते हैं। और वैसे यहाँ ओके। डेली बेसिस पे GC और HPLC ज्यादा चलता है। यहाँ पे GC हम्म। और HPLC ही चलता है रिएक्शन मॉनिटरिंग के लिए। हम्म। हम रिएक्शन मॉनिटरिंग TLC पे भी नहीं करते हैं, हम रिएक्शन मॉनिटरिंग NMR से भी नहीं करते हैं। रिएक्शन हम्म। मॉनिटरिंग GC से और HPLC से होती है। और कैरेक्टराइजेशन कंफर्मेशन हमारा NMR, मास, IR, XRD, अगर रिक्वायरमेंट है तो XRD, DSC, बाकी सब एनालिसिस होती है। IO। तो जैसे आप बोल रहे हो कि GCMS और मास से, तो वो जैसे सपोज करो कोई रिएक्शन है तो उसमें से फिर आप सैंपल लेते हो थोड़ा बहुत, तो फिर उसको आप GC में लगाते हो, देन चेक करते हो कि कंज्यूम हुआ या रिएक्टेंट या नहीं हाँ, हुआ? हाँ, हम जैसे हमने हम्म। रिएक्शन किया, रिएक्शन मास का सैंपल हम लेते हैं, एनालिटिकल में सबमिट हम्म। करते हैं GC के लिए। पहले हम्म। अगर कोई नई रिएक्शन है तो उसका GC पे एक मेथड डेवलप होता है। ओके। तो उसी उसी मेथड पे, अगर वो GC में क्या होता है, पीक शेप देखा जाता है। हम्म। हाँ हाँ अगर उसमें आपने जो मेथड अलग अलग बनाया चीज़ है आती हैं।
वो उनका एनालिटिकल वालों का काम है वैसे। लेकिन हम्म अगर आपका ठीक है मेथड, तो पीक शेप सही आती है। मेरे को अभी पीक शेप से आइडिया है, तो हम्म। उस मेथड को वो कंफर्म कर देते हैं कि इस मेथड पे आपका कंपाउंड सही आ रहा है, हाँ। ज्यादा नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज आ रही हैं, तो उसी पे फिर हमारा आगे का प्रोसेस चलता है। और ऐसे उसको जैसे, फिर पर्टिकुलर पीक को जीसीएमएस से हम मास से कंफर्म करते हैं। हाँ वो उससे पता लग जाता है जो रेक्टेंट प्रोडक्ट उसके जो पर्टिकुलर अलग अलग टाइम पर वो उसकी पीक आती है, तो उससे पता चल जाता है कि वो हाँ, तुम्हारा रिटेंशन जो टाइम अलग पर्टिकुलर अलग पे निकल रिटेंशन जाता टाइम अलग है। अलग होता है उनका। वही। तो जैसे ऐसे बोला जाता है कि इंडस्ट्री में काफ़ी वर्कोलिक्स एनवायरनमेंट होता है, काम ज़्यादा होता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है। इनिशियली आई वाज, बहुत ज्यादा हम्म वर्कहोलिक था इनिशियली मेरे लिए। हम्म। मेरे को भी नहीं मैनेज कर पाता था, मतलब मैं पर मैनेज ही तुमने नहीं कर हैंडल पा कर रहा था लिया कि होगा, आई दिन नो कब यू हो आर रहा है, वेरी रात स्ट्रांग। कब हो रही है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। आई वाज फ्रॉम आईआईटी बैकग्राउंड। वहाँ पे इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं था स्केड्यूल, मतलब लैब हम्म। का। हाँ मैं कि वहाँ ऐसे ऑब्वियसली यार इंडस्ट्री में तो फिर तुम्हें पता है ना कि वो काम ज़्यादा करवाते हैं वो, क्योंकि इतना काम हमने पहले एमएससी में ड्यूरिंग मास्टर सेकंड ईयर में तुमने प्रोजेक्ट किया होता है, तो उसमें क्लासेस के साथ साथ तुम्हें लैब में काम करना था, तो इतना ज़्यादा मतलब बर्डन, आप इतना मूव प्रेशर नहीं होते होता। रहते हो बेसिकली ना, आप रूम जा सकते हो कभी भी, फ्रीडम है आपके पास। आईआईटी में रूम चले जाओ, कुछ खाने पीने चले जाओ, फिर लैब। हम्म। यहाँ पे क्या है, 9 to 5 तुम्हें लैब में काम करना है। तो मैं मैनेज नहीं कर पा खड़े रहा था, होकर। कब डॉक्यूमेंटेशन करूंगा, कब रिएक्शन लगा रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लग जाता था। हाँ लेकिन नहीं बड़ा एक टाइम के डिफ बाद आप सेटल हो जाते हो। अभी मेरा वर्क हम्म लाइफ बैलेंस बिल्कुल ठीक है। अभी मैं सुबह 9 जाता हूँ, 5:30 आ जाता हूँ, और सब चीज मैनेज रहती है। वो अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, आज रिजल्ट्स नहीं आए, कल क्या बोलूंगा, हम्म। ये रिएक्शन खराब हो गई, इसके लिए क्या, तो वो तो सब तो रहेगा। रिजल्ट नहीं आते तो जैसे प्रोफेसर बोलते हैं वाई यू आर नॉट डूइंग दिस रिएक्शन, वाई यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, यहाँ पर भी ऐसे कुछ होता है, बोलते हैं अगर कुछ जो हाँ, सीनियर है। आपका मैनेजर भी आपको बोलता है कि ये रिएक्शन क्यों नहीं हुई है। यहाँ पे हाँ बेसिकली रिपीटेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर आपने कोई रिएक्शन की है, वो हाँ क्लिक हो गई, तो हाँ। आपको उसकी रिपीटेबिलिटी दिखानी है कि ये दोबारा भी हो रही है, ये तीसरी बार भी हो रही है, सेम आ रहा है, हम्म एक ट्रेंड दिखाना होता है। मतलब ये एक हम्म। तरीका है कि हमारा ट्रेंड मिल रहा है हमें। अगर वो ट्रेंड मिस होता है, तो वो पूछते हैं कि ये ऐसा क्या हुआ कि पहले आया था, इस बार नहीं आया, तब आया था उसमें नहीं आया, क्या पैरामीटर तो चेंज हुए। वो सब वो तुम्हें थोड़ा, जवाब देना होता है अपने मैनेजर को। हाँ वो पूरी हिस्ट्री देखते होंगे, रखते होंगे अपने पास कि इन बाकी फ्यूचर मीटिंग्स तो। नहीं होती है हमारी, हमारे लेवल पे। जैसे आईआईटीज में तो हर सैटरडे मीटिंग होती थी, हमें अपना काम प्रेजेंट करना पड़ता था हाँ पीपीटी में। हाँ यहाँ पे हाँ। हर वीकेंड पे एक प्रेजेंटेशन भेजनी होती है, वीकली प्रेजेंटेशन। अपडेट के नाम से। जो तो आपने उस पूरे प्रेजेंट, हफ्ते काम किया है उसमें अच्छा, डालना होता है। जो काम किया है उसकी प्रेजेंटेशन। उसकी प्रेजेंटेशन वो आपको भेजना होता है, और डेली वर्क अपडेट भेजना होता है। हाँ। और ये भी तो होता होगा ना, जैसे तुमने जैसे कोई एक्शन लगाई, तुमने कोई मटेरियल बना लिया, तो उसका जी हिस्ट्री, अब तुम तो यहाँ पर चलो सपोज करो कोई बंदा यहाँ से छोड़ कर चला गया, फिर वो जो हाँ, मेथड, अब जो नया बंदा आएगा वो वही मेथड फॉलो करके वो दोबारा मटेरियल बनाएगा ना, तो वो थोड़ा इजी रहेगा, नहीं तो फिर से शुरू से एक्शन लगाएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएगा, वो पता नहीं बाद में प्रोडक्ट बने या नहीं बने। नहीं, अगर आप पहले ही ऑप्टिमाइज करके चले गए हो, उसको आपने हायर यील्ड लाके दे दिया, कंपनी की रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर दी, प्रोजेक्ट निकाल दिया, हाँ हाँ। तो फिर आप, तो अगला बंदा अगर उसमें आके बोले कि मैं इसको अलग तरीके से करके इसकी कॉस्टिंग कम कर सकता हूँ, या इसमें ओके। ये वाला हैजार्डर केमिकल यूज है, इसको रिमूव करके मैं ये कर सकता हूँ, अगर वो कमिटमेंट दे ऐसी, तो कंपनी अच्छा। उसको प्रोवाइड करेगी ना चीजें कि हाँ आप इसकी कॉस्ट कम करो। हमारा साइंटिस्ट ये करके गया था, आप नए आए हो, अगर आप ये बोल रहे हो, तो आप ये करके दिखा दो। तो हाँ वो तो अगर अवेलेबल रहती है फिर हमेशा अपॉर्चुनिटी। कॉस्ट अगर कम हो जाए तो वो ज़्यादा ही वो फायदा ही है इंडस्ट्री के लिए। हम्म अगर एक बार आपने प्रोजेक्ट निकाल दिया अपने एंड से ना, हम्म वो फाइनल हो गया, कमर्शलाइज हो गया, अभी प्लांट में हम्म। चल रहा है, उसके बाद अगर कोई क्लेम करता है कि नहीं मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली कंसीडर किया जाएगा। उसके आरएनडी में बैचेज लिए जाएंगे। डायरेक्ट प्लांट में नहीं लेते हम, आरएनडी में पहले लेते हैं, फिर प्लांट किलो स्केल पे लेते हैं, जिसे पायलट प्लांट बोलते हैं, उसके बाद हम्म। कमर्शलाइजेशन चलता है। सो इज देयर एनी हार्श रियलिटी ऑफ डूइंग इंडस्ट्री जॉब, और सब ठीक है, सब बढ़िया है यहाँ पर इंडस्ट्री में? सर, जैसा मैंने सुना था मुझे वैसा नहीं मिला कि इंडस्ट्री में तो ऐसे होता है वैसे होता है। हाँ, जो थोड़ा बहुत सुना था वैसा है भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। हम्म इजीली सरवाइव हो सकता है, आप सीखना चाहो सीख सकते हो, हर जगह लोग सेम नहीं होते। मेरी एक ही हम्म इंडस्ट्री है, मैं बाकियों का नहीं बता सकता, अभी मेरा एक ही एक्सपीरियंस है। लेकिन हम्म। मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है मेरे कलीग्स के साथ।
जितनी हम्म। लोगों ने मुझे बताई थी, हाँ थोड़े बहुत चलता रहता है ऊपर नीचे लैब में कलीग्स के हम्म। बीच में, लेकिन कोई कोई होता है जो आपकी हेल्प कर देता है इनिशियली। तो हम्म। मेरे साथ भी थे कोई जिन्होंने मेरी इनिशियली काफ़ी हेल्प की, जिन्होंने मुझे सिखाया बेसिकली। उसके बाद में करना तो आपको खुद ही है, बट ऐसी कोई हार्श रियलिटी है नहीं कि आपको तो बहुत प्रॉब्लम दी जाएगी, बहुत पॉलिटिक्स हम्म। हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हम्म। हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। R&D में तो ओके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको हम्म। अवेयर रहना है हर चीज़ों से, कोई सामने वाला आपको क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उन चीज़ों से अवेयर रहना है, ज़्यादा सीधे भी बन के नहीं रहना है कि हम्म। जो बोल दिया वही। हाँ, थोड़ा एक्टिव चीज़ों रहना से है थोड़ा, अवेयर है ना। रहना है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं, तो मुझे कोई पूछे हम्म। तो मुझे बताना है, ब्लैंक हम्म। नहीं रहना है बेसिकली। तो अभी जो स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो उनके लिए कोई सजेशन कि किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। वही उनको अपना बेसिक्स क्लियर रखना चाहिए और अप्लाई करते रहो। ऐसा नहीं है कि एक जगह अप्लाई किया फिर रहने दिया कि इसमें तो हाँ। नहीं हो रहा। आपको अप्लाई करते रहना पड़ेगा, तभी आपके पास कॉल आएगा। और जब हाँ, भी कॉल अप्रोच। आए तो उसके लिए प्रिपेयर रहो, हाँ। बेसिक्स हमेशा स्ट्रांग रखो। कोई भी बड़ी पोजीशन वाला जो भी इंटरव्यू लेता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, सब बेसिक्स पूछते हैं, बहुत ऑब्वियसली। बेसिक। और हम लोग इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, दुनिया भर के रिएजेंट्स पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, और वो लोग कोई हाँ, नहीं पूछता, वो और लोग बेसिक चीजें पूछते हैं, एसिड बेस पूछ लेंगे। कभी, हाँ तब वही हमें ये कभी। नहीं पता होगा कि ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, लुईस एसिड क्या होता है, नहीं पता हाँ होगा हमें हाँ, उस वही टाइम, वही क्यों हम वही। तो बहुत कुछ पढ़ के आ गए ना। तो बेसिक पूछ लेंगे, वो ज्यादा भी नहीं न्यूक्लियोफाइल पढ़ना है। है या। मैंने देखा है कि वो लोग काफी एडवांस चीजें नहीं पूछते हैं, एनालिटिकल पार्ट भी काफी ज्यादा पूछते हैं, लेकिन ये इसलिए मैंने आपको बोला एनालिटिकल पार्ट स्ट्रांग रखना चाहिए। एनालिटिक में ये ना, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है फिर उसके पूरा उनका जो प्रिंसिपल हाँ, पूछते होंगे, कैसे एफटीआर में कैसे पीक्स आ रही हैं, पीएक्सआरडी में क्यों, पीएक्सआरडी में ऐसा ही डाटा क्यों आ वो रहा ये है, भी ऐसे पूछ क्या लेंगे मतलब। IR में और FTIR में क्या डिफरेंस है, IR था तो FTIR क्यों आया। मतलब नॉर्मल चीजें, FTIR क्यों, यूवी का क्या मतलब है, यूवी क्यों करते हैं हम, क्यों हम्म। हमें मैक्सिमम हाँ हाँ एब्जॉर्बेंस हाँ चाहिए, क्या रोल HPLC का, GC था तो HPLC क्यों आया। ऐसे ऐसे हाँ हाँ हाँ, टाइट्रेशंस पूछ लेते हैं, बेसिक टाइट्रेशंस में इसका एंड पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। और एक बेसिक सेफ्टी बेसिक चीजें, केमिस्ट्री। R&D वालों से हाँ, सेफ्टी और चीजें बहुत पूछते हैं। नॉर्मली ऐसे होता भी है कि ऑटोक्लेव, ये जो क्वेश्चन होते हैं बंदा वैसे भूल जाता है। हाँ उस टाइम प्रेशर में बेसिक पूछा था, मैं तो टाइट्रेशंस तक भूल गया था एक टाइम पे, मतलब ऐसा हो गया था मेरे साथ कि सर हम्म। टाइट्रेशन ये क्या पूछ लिया आपने, हम्म। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन ये क्या होता है। नहीं नहीं, वो हो जाता है ऐसे, वो याद नहीं रहती, चीज़ स्किप हो जाती है दिमाग से। यहाँ पे यहाँ पे ऑटोक्लेव भी पता है कितना होता है, ऑटोक्लेव भी 1 लीटर 2 लीटर ऐसे होते हैं, हम दो तो लीटर का। छोटे, तो उसमें वो अलग अलग मटेरियल वगैरह बनाते होंगे ना वो ऑटोक्लेव में। हाँ, हाई प्रेशर रिएक्शंस ऑटोक्लेव में हम्म। होती है। हम्म। तो भरत, जैसे मास्टर आपने की वहाँ पर आईआईटी रोपड़ से, तो वहाँ भी कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा कि यार थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कैसे करूँ कंप्लीट, मैं कैसे करूँ मास्टर हैं। लगा तो था टफ सर, था। आपको पता तो है। डिफिकल्ट टफ तो था क्या लगा वहाँ था पर। एक टाइम पे कि यार कैसे होगा अब ये सब। मतलब घर की एक्सपेक्टेशंस भी थी कि मैं IIT में हूँ, वहां पे मेरा हम्म। दिमाग खराब हो रहा था कि मतलब कैसे कंप्लीट करूँ ये सब। एंड सेमेस्टर में थोड़ा स्टार्टिंग ज्यादा आ गया में, था ना प्रेशर। आई थिंक जब मैंने आईआईटी ज्वाइन किया था ना, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। स्टार्टिंग में ना बड़ी प्रॉब्लम आई थी मुझे भी, क्योंकि मैं एक सिंपल कॉलेज से मेरी मास्टर है। देन उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद मैं आया। तो स्टार्टिंग में मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, ऐसे। नहीं, मैंने तो खैर मजे भी किए ना, मैंने थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि दोस्तों के साथ ही मजे हो रहे हैं, मतलब मेरा लास्ट सेमेस्टर थोड़ा गया ऐसा कि अब टेंशन होने लगी हैं, अब कॉलेज प्लेसमेंट की, घर मतलब पढ़ाई की क्या हाँ करेंगे, हाँ पर हाँ, वो तो मुझे सब हो याद है गया। वहीं सब हो पे। ही जाता है एट द एंड, सब हम्म। अच्छे से हुआ, लेकिन सब बढ़िया हुआ, अभी तो सब नहीं, सेटल बढ़िया है हुआ हमारे, यार। फ्रेंड सर्कल भी सब मैं बढ़िया देख है। रहा हूँ कि जैसे अभी तुमने जैसे मास्टर किया, तो मास्टर के बाद तुम्हें मतलब जल्दी तुम्हें जॉब भी मिल गई, तो एक तरह से ठीक है, स्टेबिलिटी है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि सोचना पड़ रहा है कि यार मैं कहाँ जॉब करूँ, जॉब नहीं मिल रही मुझे, पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ मैं, या फ्यूचर की या करियर की टेंशन है। अभी जो प्रेजेंट जो है वो भी ठीक है। अभी तो सर ठीक है, ऐसा कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बट क्योंकि उस ऐसे ही टाइम होता पे है हो ना, जाती है ना, जब हम तुम कई जब बार उस होता चीज है के कि, फेज में होते हैं, हाँ, तब होती है कई कि अभी नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि जॉब नहीं मिल रही है, टेंशन फिर वो अलग से हो जाती है। ये भी होता है। वही तो स्टार्ट लास्ट सेमेस्टर का फेज वही तो था कि प्लेसमेंट का भी सीन था और जॉब हम्म। ढूंढने का और ये सब। तो पीएचडी का शुरू से सोचा ही नहीं था कि मुझे पीएचडी करनी है।
नहीं सर, पीएचडी का सोचा ही नहीं था, मतलब, और आईआईटी में तो जाके तो फिर वैसे मन सो मेरा बंद हो गया। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू यू जो भी पीएचडी कर रहे हैं वो बढ़िया है या फिर जो इंडस्ट्री में जॉब करनी चाहिए वो बढ़िया है? नहीं सर, उनका अपना अपना इंटरेस्ट है, पीएचडी भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है जिसको, मतलब एकेडमिक्स में करियर ज्यादा अच्छा है इंडस्ट्री से, अगर मैं कंपेयर करूंगा, हाँ, एकेडमिक करियर इज बेटर देन द इंडस्ट्रियल। एकेडमिक अगर आपको करियर अच्छा पैसा है ज्यादा बट चाहिए तो, हम्म एकेडमिक करियर अच्छा है बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वैकेंसीज वगैरह इतनी आती कंपटीशन नहीं बहुत है। ज्यादा है, और टाइम बट कंज्यूमिंग ज्यादा, मेरे टाइम अंदर ना सर कंज्यूम बहुत थोड़ा ज़्यादा है। आप पेशेंस देखो कम ना, है। तुम देखो तुम 5 साल पीएचडी करोगे और 5 साल तुम यहाँ पर इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, ठीक है। और अगर वो बंदा 5 साल बाद यहाँ पर आएगा तो एज ए फ्रेशर काउंट होगा या कैसे? हाँ, एज अ फ्रेशर, एज अ एज ए फ्रेशर। फ्रेशर है। तो पीएचडी के बाद यहाँ पर क्या पे स्केल सैलरी मंथली कितना देते हैं ये? आई थिंक 8 7? एलपीए से स्टार्ट होता है एनुअली। ओके। 10 और 10 डिपेंड्स एलपीए? इंडस्ट्री एट और टू 10? इंडस्ट्री, मुझे बाकी इंडस्ट्रीज का नहीं पता। एक्चुअल तो मुझे जुबिलेंट का भी नहीं पता। मैं जस्ट आपको हम्म एक आइडिया दे रहा हूँ कि आफ्टर पीएचडी इफ यू आर फ्रॉम आईआईटी ना, हम्म। देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 8 to 9 एलपीए। 8 to 10 एलपीए वही 70-80 हज़ार हो गया। हाँ, 70 to 80,000। हम्म एकेडमिक वैसे ठीक है पर आई थिंक जो ग्रोथ ज़्यादा वो मुझे लगता है इंडस्ट्री में ज़्यादा है ग्रोथ की अगर बात की जाए सैलरी अकेडमिक पैकेज सर की वाइट बात करी। कॉलर जॉब है ना। हैं? अकेडमिक वाइट कॉलर जॉब है, मतलब वाइट कॉलर जॉब है, आप एक हाँ हाँ हाँ। पीसफुल लाइफ जीते हो, थोड़ा नीट क्लीन लाइफ जीते हो। हम्म इंडस्ट्री में थोड़ा वैसा नहीं है, इंडस्ट्री में हैवी केमिकल्स हैं, लार्ज स्केल पे केमिकल हैं। हाँ थोड़ा मेडिकली इश्यूज वगैरह भी आते होंगे फिर बाद में। बाद का तो सर अब बाद में देखेंगे, अभी तक तो कुछ पता है नहीं। बाद में देखते हैं क्या होता है। बाद में तो बाद में ही हो जाएगा फिर। होप हाँ सो। वो तो है। हाँ, ये मेडिकल की नहीं, सेफ्टी से काम करेंगे तो नहीं आता है। हम्म ओके ओके। अब आप बिना ग्लव्स के ही एमडीसी हैंडल कर रहे हो, सॉल्वेंट एसीटोन एसीटोन भी लगाओगे वो भी हार्म करेगा ना। हाँ एसीटोन भी हार्मफुल है। डीएमएफ यूज़ करती हो यहाँ पर? डीएमएफ डीएमएफ भी होता यूज है? करते हैं, डीसीएम भी यूज करते डीसीएम? हैं, एसीटोन, मिथेनॉल, इथेनॉल सब बात है। आपको बताऊं कितना वही। कितना आता है यहाँ पे, मिथेनॉल, एमडी, डीसीएम और ये डीएमएफ वगैरह। है बड़ा नीला ड्रम 50 लीटर 50, वाला? 50 लीटर आता है एक एक बार में, और हाँ। एक महीने में खत्म हो जाता है मिथेनॉल का 50 लीटर। माय गॉड। प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा होती होगी ना फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती होगी। वॉशिंग में भी यूज हो जाता है ना, ऐसा हाँ नहीं वही है, वही वही मतलब वॉशिंग में। देखा है मैंने काफी। क्योंकि इंडस्ट्री, जैसे हम इंस्टीट्यूट में थे, तो हमारे हाँ। पास एक डीसीएम की बोतल होती थी, वो 2.5 लीटर वाली। हम्म। वो एलआर ग्रेड की जो होती थी, एआर ग्रेड की ना, तो वो कब तक चलती थी हमारी, 6 महीने से ऊपर चल वहाँ, जाएगी। हाँ वहाँ तो हम सिंपल वॉशिंग वगैरह कॉफ मॉफ की वॉशिंग में यूज़ करते थे उसको, इतना ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे तो 2.5 लीटर में कुछ ना हो। हम्म मतलब ऐसा ही है, थोड़ा वहाँ का अलग सीन है, यहाँ का अलग सीन है। वहाँ पे हर इंडस्ट्री। केमिकल हम एआर ग्रेड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम कमर्शियल ग्रेड यूज कर रहे हैं। हाँ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आई थिंक जो पीएचडी नहीं करना चाहते तो उनके लिए आई थिंक ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है इंडस्ट्री का कंपेयर टू अदर। एक्चुअली इंडस्ट्री का, जॉब का ये भी मेरा पर्सपेक्टिव था कि मुझे टाइम चाहिए था गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए। अगर हम्म मैं सोचता था उस टाइम की एग्जाम्स के लिए पढ़ूंगा, तो पीएचडी में तो वो टाइम नहीं मिलेगा, मैंने आईआईटी में देख लिया था। हम्म। मतलब हम सब पीएचडी स्कॉलर्स के अराउंड ही थे, तो वो सब मैंने देख लिया था कि पीएचडी में तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। तो हम्म जॉब मुझे ज़्यादा अच्छी लगा, क्योंकि यहाँ पे तो 9 to 5 के बाद टाइम अपना होता है, तो हम्म आप पढ़ भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसी में फिक्स हो हम्म जाओ। आप कुछ और करना चाहते हो तो यू विल गेट टाइम। हम्म। बाकी तो हो तो अभी सब यहाँ पे भी। तो यू आर हैप्पी विद योर जॉब? हाँ सर, आई एम नॉट डिसअपॉइंट विद माई जॉब प्रोफाइल। ओके। हाँ मतलब ऐसा है कि मैं भी मतलब पहले ऐसा नहीं है कि घर बैठे हैं कुछ आईआईटी से, हाँ मतलब कुछ ऐसा तो एक कुछ प्रेशर आ जाता है एक टाइम पे बच्चों के पास कि हम आईआईटी से है। हैं, स्टिल हम अपने घर पे हैं। एक सोसाइटी का प्रेशर पे, वो मेरे पास नहीं है, मैं उससे आगे हो गया हूँ हाँ अब। ऐसे होता है ऑब्वियसली जो आसपास के जो लोग होते हैं वही बड़े ताने मारते हैं ना बाद में, हाँ भी आईटी से पढ़कर फिर घर बैठा हुआ कुछ कर नहीं रहा।
जॉब नहीं कर रहा है वही उनसे है। तो। बट नहीं, फिर भी अच्छा एक्चुअली है, उनको बढ़िया कर पता रहे हो नहीं यार है ना तुम। कि आईआईटी से मैं क्या कर रहा हूँ। उनको ये आइडिया पहले ही था मेरे साथ, तो ये सीन उनको ये नहीं पता कि मैं आईआईटी में बीटेक कर रहा हूँ या एमएससी कर रहा हम्म। हूँ या पीएचडी। उनको ये चीज, उनको ये था आईआईटी है, आईआईटी है, आईआईटी है, बस। तो कभी किसी ने बोला नहीं ऐसे कि नहीं होगा तेरे से, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, अंडर एस्टिमेट किया हो तुम्हें, तेरे से तू नहीं कर पाएगा, किसी ऐसे को कभी पता हुआ? ही नहीं था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो कोई बोलता ही नहीं था। मतलब घर पे तो कोई नहीं बोलता, और दोस्तों में पता हाँ। नहीं था कि मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। किसी ने अंडर एस्टिमेट नहीं कभी किया? अभी तक तो सर लकीली किसी ने नहीं बोला कि तुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हाँ। प्रिपरेशन भी मैंने बिना बताए की थी, किसी मैंने लॉकडाउन में की थी ना, हमारा उस टाइम लॉकडाउन ओके। चल रहा था। हम्म। ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था और लॉकडाउन था, तो अच्छी प्रिपरेशन हम्म। हो गई थी घर पे। ओके। तो आईआईटी जैम की तैयारी घर पर ही की थी फिर? हाँ, घर पर ही की थी, ऑनलाइन। बढ़िया यार, देन फिर तो बढ़िया, अच्छा है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट है, घर पर बैठ कर तुमने एग्जाम क्रैक कर दिया। घर पर ही की थी सर, हाँ। लॉकडाउन था तो कहाँ जाते। तो ग्रेजुएशन क्या कैसा था वहाँ पर, एक्सपीरियंस कॉलेज में बढ़िया था? वो तो सर कुछ रहा ही नहीं, ग्रेजुएशन सारा लॉकडाउन में निकल गया। मैं फर्स्ट सेमेस्टर गया हूँ और लास्ट सेमेस्टर गया हूँ, वो भी एग्जाम देने। तो एक ही सेमेस्टर का एक्सपीरियंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ओके ओके, तो अच्छा वहाँ अच्छा। के भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन एक सेमेस्टर का अच्छे दोस्त बने वहाँ पे, अभी भी है मेरे साथ। सब इधर ओके। उधर लगे हुए हैं। कुछ हम्म। तो आईआईटी से ही थे, कुछ तो मतलब हम लोग डीयू के 3 4 5 6 6 बंदे थे क्लास के जो आईआईटीज में गए। मैं आईआईटी रोपड़ में गया, दो दोस्त आईआईटी मंडी गए, तीन आईआईटी हम्म। जम्मू गए, एक आईआईटी मंडी हम्म। गया, और एक आईआईटी अच्छा। रुड़की गया। तो अभी उन सभी में से सब जॉब कर रहे हैं, एक पीएचडी कर रहा है। वो आईआईटी ओके। बॉम्बे में है, लड़की है, आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रही है। आईआईटी बॉम्बे से? हाँ बढ़िया है अभी। हम्म। बाकी सब जॉब कर रहे हैं। ओके। जॉब है ही इंडस्ट्री टाइप? वो कोचिंग इंडस्ट्रीज में। ओके ओके ओके। हम्म। हाँ, और भी काफ़ी, जैसे सन फार्मा हो गया, और दो चार जो हैं वहाँ भी बंदा अप्लाई कर सकता है। हाँ, हम्म। फार्मा इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो। जुबिलेंट बायोसिस है, जुबिलेंट इंग्रेविया है, एसआरएफ है, पीआई है, हम्म। जीएफएल है गुजरात में। और सन ओके। फार्मा आप बता रहे हो, हाँ, ग्लेन मार्क है। सन फार्मा तो रोपड़ में भी है ना, सुना है, देखा है? सन फार्मा सन फार्मा हाँ। रोपड़ में भी है। पहले वो रैनबैक्सी के नाम से कंपनी थी ना, हाँ हाँ, रोपड़ में वैक्सीन। ही थी रैनबैक्सी। तो हम्म। रैनबैक्सी को सन फार्मा ने ले लिया है अपने अंडर, तो अभी वो सब सन फार्मा ही है रोपड़ में भी। हम्म। ओके रोपड़ ओके। में एक और है, रोपड़ में नहीं, वहां पर है वो, बरनाला में, आईओएल। बरनाला में तो काफ़ी है। बरनाला आईओआर, हाँ, पंजाब में। पंजाब में वहाँ वहाँ बरनाला में मेरे फ्रेंड आईओएल। हैं, करते हैं जॉब वहाँ पर वो। आईओएल भी है, मैंने देखा है वो भी। हम्म। हाँ, उसकी पता नहीं प्लेसमेंट हुई थी अपने आईआईटी में, ही नहीं हुई थी, आई डोंट नो। आईओएल पहले, आईओएल में रोपड़ के लोग हैं। सबसे ज्यादा आईआईटी रोपड़ के जो बच्चे हैं वो एसआरएफ में हैं। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा हमारे लोकल पड़ सीनियर्स, जाता है ना हमारे वो, सुपर सीनियर्स पंजाब के रोपड़ में। जितने स्टूडेंट हैं वो मोस्टली कई लोग अप्लाई करते हैं वहाँ पर। मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं वहाँ पर। आईओएल में। आईओएल में। अब पता नहीं वहाँ पर अभी हैं प्रेजेंट या अभी छोड़ दिया उन्होंने, आई डोंट नो। पहले तो थे वहाँ पर। नहीं, आईओएल में तो होंगे, मेरी तो बात हम्म। आईओएल में एक लोग से हुई है, रोपड़ का ही था वो। ओके ओके। तो भरत, ये कुछ बताना हो आपने स्टूडेंट्स को, कोई एडवाइस, कोई पर्सनल एडवाइस कुछ देनी हो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं इंडस्ट्री के लिए, जहाँ कोई गाइडेंस देनी हो जो स्टूडेंट अभी मास्टर्स कर रहे हैं, कि अगर जिन्होंने इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करना हो इन फ्यूचर में बाद में, उनके लिए कोई गाइडेंस या कोई सजेशन? सजेशन तो सर यही है, बस अप्लाई करते रहो, जब हो जाए तो हम्म। उसके लिए प्रिपेयर रहो। ऐसा कोई जादू टोना है नहीं कि एक बार में ही हो जाएगा, ये भी पीएचडी की तरह ही है, अप्लाई करते रहो। और हम्म। लिंक्स बनाते रहो, अपने लिंक ज्यादा जरूरी है बनाना। लिंक्डइन पे लिंक बनाओ या किसी और चीज पे हम्म। लिंक बनाओ, प्लेटफॉर्म पे। तो ओके लिंक ओके। बनाओ, उनको मैसेज करो, उनसे पूछो सर क्या रिक्वायरमेंट है, हम अप्लाई हम्म। करना चाहते हैं। या डायरेक्ट अप्लाई करो, अप्लाई करने का साइट से अप्लाई करो, लिंक्डइन से अप्लाई करो। ट्राई करते हम्म। रहो, ओके। और अपने बेसिक्स स्ट्रांग रखो। हम्म। ओके। तो सीवी में इंटर्नशिप वगैरह ऐड करो, और बाकी सब थोड़ा सीवी अच्छा हाँ लगना मुझे, चाहिए कि हाँ इसको केमिस्ट्री की नॉलेज है। उसमें एनालिटिकल टेक्निक्स डालो कि हाँ हमें हाँ जीसी आता है, एचपीएलसी आता है, हमें हाँ आईआर आता है, यूवी आता है।
और मुझे कैरेक्टराइजेशन भी, टेक्निक। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म होते हैं, जैसे मई में उसमें 2-3 महीने बच जाते हैं, तो आई थिंक अगर कोई बंदा इंटर्नशिप वगैरह अप्लाई करता है तो अगर वो कर ले तो वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू ऐसे अपना हाँ, घर में बैठ कर टाइम वेस्ट करना। तो नहीं इंटर्नशिप से नहीं, क्या, एक तो इंटर्नशिप करना जरूरी है, इंटर्नशिप कर लो है वो ना, वर्दी है सच में। हाँ, बाद बाद में फिर वो ज़्यादा बेनिफिट होगा उसका। उसको भी वो एज एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं, अगर आपने 1 साल की इंटर्नशिप करी या 2 महीने की हम्म, भी करी तो हाँ काउंट हाँ होता हाँ। है कि हाँ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। आप इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप किसी लैब में ही जाके इंटर्नशिप करो, इंस्टीट्यूशन लैब में। आप इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप भी ले सकते हो, आप सन इंडस्ट्रियल, फार्मा में कर लो, हाँ, आप किसी और इंडस्ट्री में कर लो। जिसने इंडस्ट्री में जॉब करनी है बाद में, अगर वो इंडस्ट्री में करेगा तो वो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। आईआईटीज में तो प्रोफेसर का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप हम्म। दिलाने के लिए, तो हम्म। उसको तो फायदा लेना चाहिए उसका, आईआईटीज के प्रोफेसर का ना। ओके, हाँ वो तो है। हम्म। तो भरत ठीक है, ये आई होप कि जो स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे होंगे उनको, जो उनके डाउट्स हैं कि मास्टर्स के बाद पीएचडी का ही ऑप्शन नहीं है, आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, इंडस्ट्री में भी अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। और देखा जाए तो अगर आप आईआईटी से या अच्छे इंस्टीट्यूट से आप करके मास्टर्स करके इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ पर जो सैलरी पैकेज है वो भी अच्छा होता है। तो और कैसे अप्लाई करें, कैसे सीवी वगैरह बनाएं, और इसके अलावा अगर कोई और भी डाउट आता है किसी स्टूडेंट को तो आप प्लीज़ मुझे डीएम कर सकते हैं या आप भरत से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ईमेल आईडी डालूंगा उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ठीक है भरत, थैंक यू सो मच आपका यस सर। थैंक कि यू सर। आप आए एंड अपनी जो जर्नी आपने डिस्कस की। और मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट जितने भी हैं उनको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और कि इंडस्ट्री में कैसे जॉब करना है, क्या करना है। ठीक है, तो थैंक यू यस, वंस अगेन।